नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS पर स्वागत करता हूं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने आज के सेशन की। और आपको जैसा पता है कि हम यहां पर अपनी एक बुक इंडियन पॉलिटी के लिए सुभाष कश्यप को कवर कर रहे हैं। यहां पर हमने सीरीज की शुरुआत की थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, और हर क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि अब तक हम देखें तो 3 चैप्टर हम इस बुक के कवर कर चुके हैं। जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं। जो पहली बार इस क्लास के अंदर हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बुक बैंक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर के आपको ये सारा मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 4, और चैप्टर 4 के अंदर जो हेडिंग है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य विशेषताएं। संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसी से आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के संदर्भ में से इनमें से कौन सा सही है? सबसे पहला कहता है कि ये सबसे बड़ा संविधान है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। ऑप्शन बी, यह एक व्यापक दस्तावेज है यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। तीसरा कहता है कि इट हैज़ द इमेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को आप देखें, उसकी इमेज देखना चाहते हैं तो आप भारत का संविधान देख लीजिए। और चौथा कहता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत के संविधान की बात करें तो हम एक बात जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब क्यों लिखित है? क्योंकि भाई इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया। दूसरी चीज, दूसरा जो फीचर रहता है यानी कि जहां पर भी लिखित संविधान है वहां पर संविधान को सर्वोच्चता दी जाती है। दोनों फीचर भारत के अंदर मौजूद हैं, तो अपन क्या कहेंगे इसको? लिखित संविधान। अब इस लिखित संविधान को हम भारत के संदर्भ में देखें तो देखिए, जब भारत का संविधान आता है उस समय पर भाग 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और साथ में 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पर तो बढ़ गया है, 12 शेड्यूल हो गए, लेकिन शुरुआत से ही लेंथी डॉक्यूमेंट ये रहा है। इसके साथ साथ व्यापक है। व्यापक का मतलब यहाँ पर भारत के संबंध में हर एक एस्पेक्ट उसको कवर किया गया है। हर एस्पेक्ट का मतलब, जैसे कि सबसे पहले नागरिकता की बात करें, नागरिकता के साथ साथ लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उनको कंप्लीट किया गया है। इसके साथ साथ राज्य को निर्देश, DPSP हो गया। भारत के लोगों को उनका कर्तव्य बताया गया, सिटीजन्स के फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A के अंदर हैं। और इतना ही नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से काम करेगा पहले तो उसको समझाया गया है, और फिर उसके व्यापक संबंधों उन सभी को कवर किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं जो संविधान के अंदर होने चाहिए, वो भी रखे गए। कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं जिनको आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के द्वारा चला सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए संविधान में जगह दी गई है। तो व्यापक यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट ये है। अब जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखते हैं तो 1935 का ये अधिनियम, उसका 75% जो भाग है वो आज के टाइम पर भारत के संविधान में देखने को मिल जाता है। यानी कि भारत के संविधान में ये तीनों विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पर? अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला कहा गया है कि रिजिड है, कठोर है। दूसरा कहता है फ्लेक्सिबल है यानी कि लचीला है। तीसरा कहता है ना तो फ्लेक्सिबल है ना लचीला, ये इनका कंबाइंड है यानी कि मिक्स है, कॉम्बिनेशन है। और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भारत के संविधान के संदर्भ में आप ये देखते हैं कि कठोर है, लचीला है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अमेंड करना यानी कि इसको अंदर संशोधन करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। तो अगर कोई ये कहता है कि भारत के संविधान को संशोधन करना कठोर है तो इतना भी कठोर नहीं है भाई। देखो, अगर भारत के संविधान में आप संशोधन की बात करें तो कुछ एक पार्ट ही ऐसे हैं जहां पर आपको राज्यों की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है। बाकी का जो पार्ट है वो सारा का सारा हमारा देश की संसद के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, वो इसको अमेंड कर देते हैं। लेकिन कुछ एक पोर्शन, जैसे कि भारत के संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर बताया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, जैसे कि आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट बताई गई हैं। अब इसके अंदर बदलाव करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कर सकती, इसके लिए आपको राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ये तो है कि एक अति कठोर भाग। अब ऐसा नहीं कि सारा पोर्शन भारत के संविधान का इतना ही मुश्किल है। अब फंडामेंटल राइट के अंदर आपको बदलाव करना है तो आप विशेष बहुमत से इसका बदलाव कर सकते हैं।
ठीक है जी। और अगर इतना ही कठोर होता तो भारत के संविधान में आज तक 105 संशोधन हो चुके हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। तो आप स्ट्रिक्टली इसको रिजेक्ट कहेंगे तो मुश्किल है, लेकिन क्या इसको स्ट्रिक्टली आप फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, लचीला कह सकते हैं? वो भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कुछ ही पार्ट ऐसे हैं जिनको आप ऑर्डिनरी मेजोरिटी के द्वारा पास कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम आर्टिकल 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, आर्टिकल 169 की बात करें, तो ये वो आर्टिकल्स हैं, कुछ ही का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। ये वो आर्टिकल्स हैं जिसमें अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इसको अमेंड किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको 2 बजे वाले लेक्चर में बताया था कि अगर भारतीय संघ में किसी नए राज्य को शामिल करना है, भारत के इंटरनल स्ट्रक्चर को यानी कि राज्यों के अंदर कोई बदलाव करना है, उनकी सीमा में बदलाव करना है, 2 राज्यों से नया राज्य बनाना है, या फिर उनका नाम ही बदलाव करना है, तो ऐसे संदर्भ में अमेंडमेंट बहुत ही ईजी है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट हो जाती है। और किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन करना है या उसको हटाना है, अबॉलिश करना है या क्रिएशन करना है, तो आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। बहुत ही ईजी काम रहता है। तो कहने का अर्थ क्या है, आप इसको लचीला कहेंगे, लेकिन क्या सभी आर्टिकल्स में ऐसा हो सकता है? नहीं। आप देख सकते हैं कुछ एक आर्टिकल तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं उनको अमेंड करना। तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान ना तो कठोर है ना लचीला, ये तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। डिपेंड करता है कि किस प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या बनता है अपना? सी आंसर बन जाता है। अब चलते हैं आगे। देखिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लासेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब जो आपको क्लासेस के अंदर मिलता है, जो क्वालिटी आप चाहते हैं, उससे अच्छी क्वालिटी स्टडी आईक्यू ने अपने कोर्सेज के अंदर रखी हुई है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, 20,000 का कोर्स वैसे बनता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको मंथ एंड की सेल है तो 9,999 में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाएंगे, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 9,999 में इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है कि भारत का जो संविधान है उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सी विशेषता भारत के संविधान की है। सबसे पहले कहता है कि भारत का जो संविधान है वो यूनियन है। कैसा है? यूनियन टाइप का है। दूसरा कहता है कि वो संघीय है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर आता है। तीसरा कहता है अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल। और चौथा कहता है कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए, भारत के संविधान को अगर हम यूनियन कहेंगे तो वो भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब राज्यों को शक्ति प्रदान की गई है भारत के संविधान के द्वारा, वो आर्टिकल 2 से 46, और वहाँ पर हमारे 7th शेड्यूल में राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी शक्ति है। और जब हम ये कहते हैं कि कंप्लीटली कोई देश यूनियन को स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो वहाँ पर जितनी भी शक्ति होती है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। वैसे तो राज्यों में सरकारें होती नहीं है, और राज्य में सरकार है भी तो वह उन्हीं अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं जो कि केंद्र के द्वारा उनको दे दी जाए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, राज्य अपने क्षेत्र में काम करते हैं, केंद्र अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि यूनियन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं। दूसरा आता है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघीय प्रणाली। जब संघीय प्रणाली को हम देखें तो यहाँ पर डिवीजन तो है जैसे भारत के अंदर है, परंतु टिल्ट किसकी तरफ है? टिल्ट आप देखेंगे केंद्र की तरफ है। ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, और उसमें भी अति महत्वपूर्ण यानी कि रेजिडुअरी पावर्स, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? ये अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं केंद्र को। तो कंप्लीटली आप इसको फेडरल भी नहीं कह सकते, आप इसको क्या कहेंगे? क्वासी फेडरल कहेंगे। क्वासी फेडरल क्यों? क्योंकि भारत जो है वो आप देखें प्रैक्टिकली तो यूनियन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे फेडरल के अंदर, फेडरेशन के अंदर यूनिट्स होती हैं, एक तरफ यूनियन होता है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसको फॉलो करता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं क्वासी फेडरल। और आपसे क्वेश्चन ये भी है कि क्वासी फेडरल किसने कहा था? भारत के संविधान को पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जब हम अमेरिका के संविधान को देखें तो अमेरिका के संविधान के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि ये बताना है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बता देनी है। 4 स्टेटमेंट में जरा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले कहता है राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि के लिए मनोनीत किया जाता है। प्रेसिडेंट इज नॉमिनेटेड फॉर ए फिक्स टर्म।
अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसी को टिक कर देंगे, बोले यही सही है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक मिस्टेक है, और वो क्या है, मनोनीत, नॉमिनेट। यूएस के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं होता, इलेक्ट होता है, चुना जाता है, मनोनीत नहीं होता। तो ये हो गई क्या, गलत स्टेटमेंट। दूसरा कहता है प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट चूज हिज मिनिस्टर्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को विधायिका से चुनता है, यानी कि इसके जो मिनिस्टर्स होंगे, इसको आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर चलता है वर्ड, वहाँ पर यूज किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस बनाया जाएगा, इसे कहाँ से लेकर के आएंगे? क्या ये वहाँ की यूएस कांग्रेस का हिस्सा है? मतलब जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, अमेरिका के अंदर यूएस कांग्रेस होती है, तो क्या ये यूएस कांग्रेस का सदस्य होता है? तो जवाब है नहीं, ये कहीं भी किसी प्रकार से लेजिस्लेचर से नहीं आते हैं। और चौथा कहता है यहाँ पर कि क्या ये एक पॉपुलर हाउस के प्रति जिम्मेदार हैं? जैसे कि भारत के अंदर पॉपुलर हाउस कौन सा है? लोकसभा। भारत की संसद के अंदर पॉपुलर हाउस है लोकसभा, यानी कि जहां के सदस्य डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसी प्रकार से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आता है अमेरिका के अंदर। तो क्या ये मंत्री और इनकी सरकार वहां के विधायिका के प्रति जिम्मेदार है? मतलब कहने का ये बन जाता है कि क्या ये तब तक रहेंगे जब तक इनके पास बहुमत है? तो जवाब है नहीं, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति अपने क्षेत्र में काम करता है, विधायिका अपने क्षेत्र में काम करती है। राष्ट्रपति महोदय जब अपने मंत्री बनाते हैं तो अपने मंत्री अपनी चॉइस के होते हैं। वो ज़्यादातर केस में आप क्या देखेंगे कि कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, बाहर से उनको ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? शक्ति का पृथक्करण का मतलब क्या है? देखिए, हम जब भारतीय सिस्टम को देखें या किसी भी व्यवस्था को देखें तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। ये तीन हमारे व्यवस्था के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों को अलग अलग काम करना चाहिए। लेकिन भारत के अगर हम बारे में देखें तो हमारा जो कार्यपालिका है, यानी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री कहाँ से आते हैं? ये लेजिस्लेचर से लिए जाते हैं, यानी कि या तो ये लोकसभा के सदस्य होंगे या फिर ये राज्यसभा के सदस्य होंगे। और कोई सदस्य नहीं है तो उसके लिए प्रावधान ये बताया गया कि एक बार तो बन जाओगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारी की बात हो जाती है, कहने का मतलब कार्यपालिका में तब तक आप बने रहोगे जब तक आपके पास लोकसभा के अंदर बहुमत है। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि यूएस का स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करती है, राष्ट्रपति और उसकी सरकार अपने क्षेत्र में काम करती है, वहाँ की कांग्रेस अपने क्षेत्र में काम करती है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका अपने क्षेत्र में काम करती है। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जो है यूएस सिस्टम का एक विशेषता है। नेक्स्ट कहता है कि संसद की सर्वोच्चता निम्न में से कहां पर है? कहां पर पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जिस भी देश के अंदर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान को फॉलो करते हैं, जहां पर भी हम लिखित संविधान को फॉलो करते हैं, इस लिखित संविधान का अर्थ सीधा सा बनता है कि भाई यहाँ पर जो सर्वोच्चता होगी किसके हाथ में होगी? ये सर्वोच्चता वहाँ पर संविधान को दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वोच्च कौन है? भारत के अंदर सर्वोच्च हमारा संविधान है। अगर हम संसद को देखें तो संसद सर्वोच्च नहीं है। क्यों? आप सीधी सी बात समझ लीजिए, संसद का जन्म भारत के संविधान के आर्टिकल 79 से होता है। पहले आर्टिकल 79 आता है, आर्टिकल 79 से संसद का जन्म होता है। तो जन्म देने वाला ही बड़ा होगा ना। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि सर्वोच्चता किसके पास है? सर्वोच्चता भारत में संविधान के पास है। अब ऐसे ही हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यूएसए में सर्वोच्च कौन है? अमेरिका में सर्वोच्च कौन है? यूएसए में सर्वोच्च कौन रहता है? ये भी लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान के क्षेत्र में यहां पर भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च रहेगा। अब बच गया ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या है कि यहाँ का संविधान इवॉल्व हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है। इसका समय के साथ इवोल्यूशन हुआ है। और जब समय के साथ इसका इवोल्यूशन हुआ है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा भाई, कि यहाँ पर सर्वोच्चता किसको दी गई है? ये सर्वोच्चता वहाँ की संसद को दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं,
तो ध्यान रखिएगा, एक बुक जो है स्टडी IQ के द्वारा लॉन्च की गई है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंदर जो भी फीचर्स बच्चे को आवश्यकता है, जैसे कि बढ़िया मैप होने चाहिए, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, ये सारे फीचर्स इस बुक के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो अभी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन पर और साथ में फ्लिपकार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर साहब ने लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में कुछ बातें कही थी और इन्होंने कहा था कि एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली यानी कि बढ़िया डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर आपको चाहिए तो इसको 2 शर्तों को पूरा करना होता है। दे मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। और कौन सी 2 कंडीशंस रहेंगी, कौन सी 2 शर्तें रहेंगी? सबसे पहला कहा गया कि यहाँ पर स्टेबल एग्जीक्यूटिव यानी कि स्थिर कार्यकारी, दूसरा कहा गया जिम्मेदार कार्यकारी यानी कि रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अनस्टेबल एग्जीक्यूटिव एंड रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, अस्थिर कार्यकारी या जिम्मेदार कार्यकारी। और तीसरा प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पर आता है, जब भारत के अंदर व्यवस्था की बात होती है कि हम कौन सी व्यवस्था लेकर के चलेंगे, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार या फिर प्रधानमंत्री प्रणाली की सरकार। तो इसके संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो भी सिस्टम हमारे यहाँ पर चल रहे हैं उन व्यवस्थाओं में एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 फीचर मिलते हैं। और वो 2 फीचर क्या हैं? या तो आप स्टेबल गवर्नमेंट देख लीजिए, जो कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में, या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार सरकार, जो कि प्रधानमंत्री प्रणाली की सरकार के अंदर चलती है। यानी कि अपना करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए। और यहाँ से इस बात का उत्तर भी मिलता है कि हमें कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। तो के मुंशी साहब ने कहा कि संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि देखो जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो हमको एक ऐसी व्यवस्था को अडॉप्ट करना है जो व्यवस्था हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी देती हो। मतलब भाई हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का विरोध किया, लंबे समय तक हम यही तो कर रहे थे कि हमको चाहिए क्या, हमको तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी। बाद में जाकर के तो हमने कहा कि अब हमको आज़ादी चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। एक लंबी लड़ाई तो हमने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की लड़ी थी। तो उसी व्यवस्था को हमने सीखा और जब आगे जाएंगे नई व्यवस्था अडॉप्ट करेंगे तो फिर उसको दोबारा सीखना पड़ेगा। तो के मुंशी ने कहा कि भाई इसको हमको अपनी व्यवस्था जो वर्तमान में उसी को कंटिन्यू करके चलना है। समझ में आती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसके संदर्भ में कहा गया है कि कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आपको ट्रू स्टेटमेंट इसके बारे में बता देनी है। 3 स्टेटमेंट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भारत में अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ ये बनता है कि जिसकी भी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है और वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है, वो जा करके मतदान कर सकता है। 18 वर्ष की उम्र बताई गई है। पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है भाई। तो अब इसके बारे में क्या क्या फीचर दिया गया है? कहता है कि सबसे पहले संविधान के द्वारा एक ही बार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया। भाई भारत का संविधान जब आता है तो वहाँ पर हमारे भाग 15 के अंदर देश के नागरिकों को, देश के लोगों को जिनका इलेक्ट्रॉन कॉलेज के अंदर नाम है, उनको सभी को कहा गया है कि आप जाकर के मतदान कर सकते हैं। यानी कि जाति, धर्म, जन्म, लिंग इत्यादि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो एक ही बार में सबको दे दिया। ऐसा नहीं हो कि पहले भाई पुरुषों को दिया या किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसको दिया, ऐसा नहीं। सबको एक ही बार में वयस्क मताधिकार हम लोगों ने दिया जब हमारा भारत का संविधान आया। आप उस समय की स्थिति समझिए, कब? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको ज्ञान भी नहीं था कि क्या व्यवस्था, बस जाकर के उनको तो वोट डालना है। अब तो बटन दबाते हैं, पहले वो बैलेट पेपर स्टैंप लगा के डालना पड़ता था। तो तब भी हम लोगों ने सभी को ये क्या दिया? अधिकार दे दिया। दूसरा कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है एक आदमी एक वोट। आज के टाइम पर जब आप वोट करने जाते हैं तो आपकी वोट की वैल्यू क्या है? एक ही तो है, आपका एक ही तो मत जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कहता है कि जो उन्नत पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को जो हम फॉलो करते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखें तो यहाँ पर कहा गया धीरे धीरे वहाँ पर इस राइट को लोगों को दिया गया। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सबको दे दिया। बिल्कुल सही बात है भाई। पहले आप देखेंगे अमेरिकन आप सिस्टम में देख लीजिए, गोरे लोगों को अधिकार था, उन्हें पुरुषों का अधिकार था, बाद में महिलाओं को अधिकार मिलता है, फिर जो है ब्लैक कम्युनिटी को अधिकार मिलता है। तो वहाँ पे धीरे धीरे इस अधिकार को दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है? ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब आपसे क्वेश्चन मेरा ये, कमेंट बॉक्स में आपको मुझे उत्तर देना है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जब मैंने भाग 15 की चर्चा की है तो पार्ट 15 के कौन से आर्टिकल में आपको बताया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में? यूट्यूब के
दूसरे सेशंस में यानी कि लक्ष्य सीरीज जब मैंने आपको चल रही है हमारी, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, बाकायदा इलेक्शन के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दिया था कि जहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो आप उसको कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए अफोर्डेबल प्राइजेस पर कोर्स अवेलेबल है। वैसे तो कोर्स की फ़ी भी 20,000 रुपये है, लेकिन जब आप इस पर SJUP इस कोड को लगाते हैं तो इसको आप 4,999 में अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, 31 मई तक आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ध्यान से पढ़ना और बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से प्रदान करता है, यानी कि आपको एब्सोल्यूट टर्म में, कैसे एब्सोल्यूट टर्म के अंदर आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। क्या इसका अर्थ ये बन जाता है कि आज के टाइम पर मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है? तो गलत हो जाएगा, ये प्रतिबंध है भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो सही, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे या देश की एकता अखंडता इन सबको ताक पे रखते हुए बोलते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। तो एब्सोल्यूट टर्म में वो आपको अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं, यानी कि वहां पर इनको एब्सोल्यूट टर्म में दिया गया है। भाई देखो, एब्सोल्यूट टर्म में मौलिक अधिकार कहीं नहीं होते। हाँ, आप ये कहें कि अमेरिकन संविधान में एब्सोल्यूट टर्म में दिया गया तो बिल्कुल सही है, लेकिन कंप्लीटली इसको एब्सोल्यूट बनाया गया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट की तरफ। क्या कहता है, ये कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों पर वैध प्रतिबंध घोषित कर सकता है। होता ही यही है कि वहां पर बिल ऑफ राइट्स के अंदर फंडामेंटल राइट्स बता दिए गए हैं, कोई प्रतिबंध उनके ऊपर नहीं है। लेकिन क्या लीगल या लेजिटिमेट प्रतिबंध लग सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगता है, वो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, वैसे तो इसका आंसर सी ही है, लेकिन चौथी स्टेटमेंट को देखते हुए जरूर चलेंगे। क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, भारत के अंदर यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जहां से रिट अवेल कर सकता है, और ऐसे ही करके आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये तो उसका खुद अपने आप में फंडामेंटल राइट हो जाता है। कौन से वाला, सुप्रीम कोर्ट जाने वाला, हाई कोर्ट जाने वाला नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाना मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर ये अपने आप में मौलिक अधिकार है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि लोगों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों का उल्लेख कहां पर किया गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स भारत के संविधान में कहां पर दिए गए हैं। देखिए, एक होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, जिसको आप पढ़ते हैं कहां पर, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के तौर पर पार्ट 3 में भारत के संविधान में दिया गया है। लेकिन जब आप सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, जैसे किसी को राइट टू वर्क चाहिए, इसके साथ साथ बढ़िया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जस्टिस चाहता है, न्याय चाहता है, और न्याय के साधन उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर उसको फ्री लीगल एड दी जाए। ऐसी सुविधाओं की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो ऐसी सुविधाओं की चर्चा की गई है भैया भाग 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर बन जाता है अपना डी। इसके बाद अब क्लास को समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपके मन में कोई दुख है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो यू कैन आस्क मी एट माई सोशल मीडिया एड्रेसेस। ये यहाँ पर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, साथ में जीमेल एड्रेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।